आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो, प्रश्नावली 7.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करने का एक मेथड सीखना है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इंटीग्रेशन ज्ञात करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से पहला मेथड ये है प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मेथड किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होता है पहले वो समझ लो। जिस क्वेश्चन में आपको फंक्शन भी दिख जाए, है ना, और उसका डेरिवेटिव भी दिख जाए। अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन भी दिख जाए और उसका डेरिवेटिव भी दिख जाए, है ना, फंक्शन भी दिख जाए और उसका डेरिवेटिव भी दिख जाए, उस टाइप के क्वेश्चन में, उस टाइप के इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। ठीक है ना, कोई फंक्शन दिख जाए आपको और उसके गुणा में या फिर उसके भाग में आपको उसका डेरिवेटिव दिख जाए, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। जैसे क्वेश्चन से समझाता हूँ फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई क्वेश्चन मिल गया, लेट्स से कि ये क्वेश्चन मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया। तुमसे कह दिया कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ। अब डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता, है ना, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। क्यों सर जी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करने पे 2x आ रहा है, तो ये फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई फंक्शन मिल जाए, उसका डेरिवेटिव भी आपको देखने को मिल जाए, कोई फंक्शन मिल जाए उसका डेरिवेटिव भी आपको देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप वो जो फंक्शन है ना जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में विद्यमान है, वो जो फंक्शन है उसको आप टी मान लो। जैसे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है ना हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसको टी मान लिया। कुछ भी मान सकते थे लेकिन हम जनरली टी मानते हैं। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर लो। दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना, तो इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा सर जी 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, है ना। या फिर आप कह लो कि भैया 2x dx बराबर हो गया dt के, ऐसे बोल सकता हूँ ना यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करूंगा। तो यहाँ पर जहां जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, वहां पे तो लिख दो तुम t, और जहां पे 2x dx है वहां पे तुम लिख दो dt। ये जो तुम्हारी वैल्यू आई है ना, इनको पुट कर लो क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहा हूँ। इनको क्या कर लो, पुट कर लो। कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 2x डॉट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकता हूँ साइन टी, है कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी माना था। और ये जो 2x dx है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dt। तो कुछ ऐसा हो गया, है ना। अब साइन टी का इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला तो मैंने कल लिखवाया था आपको से साइन एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था। बेटा साइन एक्स dx कहो या फिर साइन टी dt कहो, उन दोनों का इंटीग्रेशन का सेम फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे dt है ना। ठीक है ना, अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे t और यहाँ पे dx हो, ऐसा नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे t के अंदर कन्वर्ट है तो ये भी dt के अंदर ही पाएगा आपको। समझ में आ गई? डेरिवेटिव में ऐसा होता था कि अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे कुछ और हो सकता था, dx हो सकता था, dy, ऐसा डेरिवेटिव में होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे t है ना तो ये भी t के टर्म में ही पाएगा आपको। ठीक है, तो साइन टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी हमारे पास माइनस कोस टी, है ना, और प्लस सी। टी किसको बोला था मैंने, टी बोला था सर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा, है ना। चाहे तो आप इसका वापस से डेरिवेटिव करके देख लो, आपको यही मिलेगा, चाहे करके देख लो तुम। समझ में आ गई? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज आपको उन क्वेश्चन में करना है जहां पे आपको फंक्शन दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है। फंक्शन और डेरिवेटिव जहां पर आपको गुणा या फिर भाग में दिख रहे हैं ना, वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे फंक्शन था, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव था, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए आपको किसी फंक्शन को टी मानना पड़ेगा, है ना, फिर उसका डेरिवेटिव लेने पे वो हमारा dt आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, उसको सोल्व कर लो, फिर वापस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद फिर हम उदाहरण पे चलेंगे। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ लिया कि भाई इंटीग्रेशन बताओ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अब डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है ना ही यहाँ पर हम भाग करके इनको काट पा रहे। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि भैया नीचे तो फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। और मैंने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव विद्यमान हो ना तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लिया करो। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव गुणा या भाग में विद्यमान हो ना तो वहाँ पे क्या करा करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देख लिया करो। तो लगाते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा, क्या मान लूँगा, मैं जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना इसको टी मान लूँगा। इसको मैंने मान लिया टी, ठीक है। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव कर लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, है ना। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2x dx बराबर हो जाएगा dt के। समझ में आ गई। आप डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हो, इसको छोड़ करके डायरेक्टली आप ऐसा ही कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो हमें तो इन दोनों से मतलब होता है इसके लिए, इससे और इससे। अब ये जो वैल्यू आई ना इनको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यार मुझसे पूछा था कि इंटीग्रेशन बताना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ये हमारे में क्या है, ये बेसिकली सर जी dt बना था, है ना। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, t था सर जी। तो इसको मिल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है सर जी, कल हमने पढ़ा था log t प्लस सी। तो हो जाएगा log t, मैंने किसको माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस सी। आ गया, कितनी जल्दी आसानी से आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है भैया। सब्स्टिट्यूशन मेथड उन क्वेश्चन में लगाना है जहां पे आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव गुणा या भाग में दिखे। इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो वहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिएगा। ये कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो अब ये एग्जाम्पल देखो भाई, क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करिए। ठीक है जी, कर देते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखा है साइन एम एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है। तो इसको तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये ट्रिक बताई थी कल के लेक्चर में, बताया था ना कि अगर मान लो कि यहाँ पे साइन एक्स होता तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का तुम्हारे पास फॉर्मूला था। लेकिन अगर एक्स की जगह कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए, ये लीनियर फंक्शन ही तो है, एम क्या कोई एक अंक ही होगा तो लीनियर फंक्शन ही तो बनेगा। तो अगर एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो इंटीग्रेशन आपको वैसे ही करना है जैसे आप साइन एक्स का करोगे, लेकिन आपको इस एम एक्स का डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी माइनस कोस एम एक्स, फिर इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एम से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी। इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपके पास आंसर आ गया, है ना। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली करने में, डायरेक्टली बिल्कुल आसानी से आ गया तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना नहीं चाहिए इसको, है ना। अगर आप करना चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं करा देता हूँ, लेकिन डायरेक्टली आसानी से निकल गया तो दिक्कत ही क्या थी, है ना। तो इसको मैं मेथड नंबर 2 से करवा रहा हूँ, लेकिन आप ट्रिक से ही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं टी किसको मानूं और डी टी हमें क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर आप एक काम करिए, इस एम एक्स को आप टी मान लीजिए। एम एक्स को क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। इससे क्या होगा, इससे है ना देखो दोनों तरफ मैं एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करूंगा, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। डी एक्स को इस तरफ लेके जाना होता मैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गई क्या, जब मैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करूंगा, सॉल्व करूंगा तो कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। अभी जो वैल्यू आई ना इनको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो मुझे मुझे किसको सॉल्व करना था, मुझे सॉल्व करना था साइन एम एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन को, साइन एम एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन को, इसको सोल्व करना था ना। तो इसको मैंने लिख दिया, देखो एम एक्स को मैंने क्या माना, टी माना ना, तो इसको लिख सकता हूँ साइन टी, और डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देख के बताओ डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स को लिख सकते हैं सर जी डी टी अपॉन एम, ऐसे लिख सकते हैं। अब m तो हमारा एक अंक है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 अपॉन एम को निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। इसका फॉर्मूला क्या था, आप कहेंगे सर साइन टी डी टी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोस टी, अब प्लस सी तो है ही। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी आएगा हमारे पास माइनस का
कोस टी की वैल्यू रख लो, टी किसको माना था, एम एक्स को, तो माइनस का कोस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। और यही हमारा आंसर डायरेक्टली ट्रिक से भी आया था। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो ट्रिक आई है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आई है बेसिकली, तो ऐसे सॉल्व कर लिया, समझ में आ गई। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो मैं बिल्कुल छोटे मेथड से कर दूंगा, 5 नंबर में आया तो मैं थोड़ा लंबा मेथड से करूंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चाहे क्वेश्चन 5 नंबर का है चाहे 10 नंबर का है, आप ट्रिक से कर सकते हैं, कोई नंबर काटने वाला नहीं होता इसमें, समझ में आ गई। तो ऐसे करना था, क्लियर। इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, वो समझ में आएगा। ये देखो सेकंड पार्ट, हमें इंटीग्रेशन याद करना है 2x साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx का। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यार मुझे t किसको मानना चाहिए, बताओ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपको t मानना चाहिए, किसको मानना चाहिए भैया। तो यहाँ पे हम देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को मैं t मान लेता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, तो dx तो यहीं पे आना है, तो कुछ ऐसा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था इंटीग्रेशन बताओ 2x साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx का, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं साइन t, और 2x dx ये हमारा था dt, तो कुछ ऐसा हो गया। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया, समझे। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर होगी बात मेरी। थर्ड पार्ट देख लो, इसका पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमें किसका इंटीग्रेशन पूछा है, इसमें पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रूट एक्स की पावर 4, है ना। टेंजेंट रूट एक्स की पावर 4 लिखो या फिर टेंजेंट 4 रूट एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। सीकेंट रूट एक्स की पावर स्क्वेयर और रूट एक्स ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं भैया टी किसको मानूं, सोच के बताओ। तो आप कहेंगे कि सर टेंजेंट रूट एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स मिलना ही है ना, जैसा ही कुछ मिलेगा। तो एक काम करते हैं, टेंजेंट रूट एक्स को टी मान लेते हैं, तो टेंजेंट रूट एक्स को मैंने मान लिया टी, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड उस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा जहाँ पे फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव हो, तो सम फंक्शन जो होगा ना उसको तो तुम टी मान लो, उसका डेरिवेटिव करने पर जो आएगा उसको डी टी हो जाएगा बेसिकली, समझ रहे। तो इसको मैंने मान लिया टी। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सर जी सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और इस रूट एक्स का वापस से डेरिवेटिव होगा विच इज़ 1/2 रूट एक्स, या ना, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इस तरफ ही आना है, तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, है ना। अच्छा एक बात यहाँ पे लिखने भूल गया, यहाँ पे डी एक्स भी लिखना है, क्वेश्चन में कुछ लिखा तो यहाँ पे डी एक्स लिखा जाएगा भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे तो डी एक्स चिपकना ही चिपकना है, ठीक है। अच्छा जी इसको सोल्व करते हैं अब। तो टेंजेंट रूट एक्स को तो मैंने टी माना था, तो इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, इसको आप लिख सकते हैं, 2 को वहाँ पे भेज दो, इसको आप लिख सकते हैं 2 डी टी, समझे। 2 कॉन्स्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t4 dt। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 5/5 प्लस सी, है ना। t की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू टी की वैल्यू क्या भैया, t की वैल्यू टेंजेंट रूट एक्स, इसकी पावर 5/5 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई मेरी बात, ऐसे करना था, क्लियर, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करना था बेटा, समझ में आ गई, है ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये फोर्थ पार्ट देखो भाई, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका याद करना है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन याद करना है साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन याद करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में मुझे टी किसको मानना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है उसका डेरिवेटिव करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो टी मुझे मानना चाहिए इसको, तो माना टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसको मैंने मान लिया टी। अब डेरिवेटिव करता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स,
dx इस तरफ आ जाएगा बेसिकली, तो इसको मैं कुछ ऐसा ले सकता हूँ, समझे। अब ये जो वैल्यू आई इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था कि भैया आप इंटीग्रेशन बताइए साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² dx का। तो उसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बताना है हमें, टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी, तो हो जाएगा साइन टी, है ना। और यहाँ पे देखो dx अपॉन में 1 + x², इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में 1 + x² लिख सकते हैं सर जी dt। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझो dx अपॉन में 1 + x² क्या है, dt तो है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब साइन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल के लेक्चर में बताया था, ये होता है सर जी माइनस का कोस टी प्लस सी, बस टी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का कोस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत आई, ऐसे सोल्व करना था, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, उदाहरण देखो भाई, हमसे क्या लिखा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करिए। इससे पहले वाला जो उदाहरण था ना, उसके अंदर में डायरेक्टली पता चल जाता था कि यार किसको टी मानने, है ना, और किससे हमें डी टी मिलेगा, ये चीज़ हमें डायरेक्टली पता चल जाती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार किसको टी मानो, किससे हमें डी टी मिलेगा, समझ आई। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमें इंटीग्रेशन बताना है साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। आप डायरेक्टली तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे मैं टी किसको मान लूँ, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स हो जाएगा डी टी हमारा बेसिकली, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स लिखा है ना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोस एक्स लिखा जाए, कोस स्क्वायर एक्स की बजाय मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोस एक्स लिखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स हुआ ना तो वो डी टी का स्क्वायर बन जाएगा, और उसका कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, टी का स्क्वायर होगा तब चलेगा भाई, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, डी टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन का कोई तुक नहीं बनता, ना ही कुछ कोई फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई कैसे करना पड़ेगा वो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक काम करते हैं, ये जो साइन क्यूब एक्स लिखा है ना, इसको ले लेता हूँ साइन एक्स गुणा में साइन स्क्वायर एक्स और गुणा में कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करो, कोस एक्स को तुम टी मान लो, कोस एक्स को क्या मान लो, टी, माना कोस एक्स बराबर टी, डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा, डी एक्स इस तरफ ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना, ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा हमारे पास डी टी। लेकिन ये समस्या पैदा कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे फिर अपन, डी टी स्क्वायर लिखेंगे तो उसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, टी स्क्वायर होगा तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डी टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, उसका कोई फिर तुक नहीं बैठता ना, डी टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला लगाओगे तुम, होता ही नहीं है। टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा टी की पावर 3/3, लेकिन डी टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। इसको कैसे चेंज करूँ, तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, देखो इसको मैं लिख देता हूँ 1 - कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ ना। ऐसा क्यों लिखा समझ में आया, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं नहीं लिखता ना तो यहाँ पे तो डी टी स्क्वायर बनता और उससे नुकसान होना था, कोई फायदा नहीं होना था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। इससे क्या होगा कि 1 - टी स्क्वायर बनेगा, हाँ टी स्क्वायर का फॉर्मूला उसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, समझ में आ गई। ये आपको प्रैक्टिस करने पे पता चलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, बस आप सीखते जाइए, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों की, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बस इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो सोच सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 - कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 - टी स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं टी स्क्वायर, है ना। अब ये जो साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी बेसिकली, तो माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, ये कुछ ऐसा हो गया, समझ में आ गई। तो अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, है ना। अच्छा जी, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो माइनस तो बाहर है ही, है ना। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 3/3, और टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 5/5, है ना, और प्लस सी तो लगाना है ही, ठीक है। तो सॉल्व कर लो बस इसको, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास माइनस का टी क्यूब अपॉन 3 प्लस का टी की पावर 5/5,
प्लस सी, यानी कि माइनस का टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टी की वैल्यू थी कोस एक्स, यानी कि कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस में कोस की पावर 5x प्लस 3 प्लस में 5, सॉरी अपॉन में 5 प्लस में सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझे, ऐसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता था कि यार किसको टी माने क्या डी टी बनेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है कि यार किसको टी माने किसको डी टी माने। ये फर्क है इनमें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे बेटा, है ना। अभी तो आपको सीखना है, तो साथ साथ आप देखते चलिए, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें करना था, क्लियर। अभी सेकंड पार्ट देखो आप। सेकंड पार्ट में मुझे इंटीग्रेशन बताना है किसका, मुझे इंटीग्रेशन बताना है इसका, है ना। तो मुझे बताओ कि यार किसको टी मानूं क्या डी टी बनाऊं, सोचो। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, ये जो x प्लस ए है इसको टी बना लीजिए, है ना। x प्लस ए को अगर आप टी मानेंगे तो dx जो है वो dt बन जाएगा बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना x प्लस ए, इसको मैंने मान लिया t। अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0, यानी कि 1 हो जाएगा बेसिकली। तो 1 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इस तरफ ही आएगा तो 1 गुना डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये जो x लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस ए, यहाँ से देखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, अपॉन में साइन x प्लस ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन t। ये जो dx लिखा है इसको लिख सकता हूँ dt, कुछ ऐसा हो गया, है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। साइन t दोनों के भाग में चला जाएगा अलग अलग होके, समझ में आ गई। ऐसे dt तो दोनों के साथ चिपकना है ही, तो उसको सोल्व कर लो। तो साइन t से साइन t कट गया। अभी जो कोस a लिखा हुआ है ये बेसिकली एक अंक है। अगर मान लो कोस x लिखा होता, कोस t लिखा होता, फिर वो अंक नहीं होता, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ता। लेकिन ये जो कोस a लिखा हुआ है ये बेसिकली एक अंक है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो हो जाएगा कोस a इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस, यहाँ पे देखो कोस t बाय साइन t क्या हो जाएगा, कोट t, और ये साइन a है ये तो एक अंक है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई। अब dt का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताना, dx का इंटीग्रेशन होता है x, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, समझे। अच्छा कोट t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा बताना जरा एक बार। कोट t के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाया भी था शायद मैंने आपको, ये होता है हमारे पास log मॉडुलस ऑफ साइन x, ठीक है। और प्लस सी तो लगाना है ही, प्लस सी सबसे लास्ट में लगाया करो बेटा, ठीक है ना। प्लस सी अगर तुम इसके साथ लगा दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि प्लस सी तुमने अगर अंदर नहीं लगाया तो दिक्कत दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्लस सी को ना हमेशा लास्ट में लगाया करो तुम, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लगाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए, टी की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि एक्स प्लस ए माइनस साइन ए, ठीक है, लोग साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आ गई। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक चेक करोगे ना तो एनसीईआरटी बुक वालों ने सी को अंदर ढाला है और उसके बाद फिर साइन ए की सी के साथ गुणा करके है, वो भी ठीक है। अगर आप सी को बाहर रखोगे सबसे लास्ट में लगाओगे वो भी ठीक है ना। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सी को सबसे लास्ट में लगाया करो, सबसे अलग थलग सी को चिपकाया करो, ठीक है ना, उससे कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप तुम सी को यहाँ पे भी चिपकाओगे, सी को यहाँ पे भी चिपकाओगे, तो सी प्लस सी करके तुम 2c करोगे, उसके बाद फिर 2c भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म ही होगी, उसको फिर तुम c1 लिखोगे, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इससे अच्छा क्या कि तुम सी को सबसे लास्ट में चिपकाओ, ये सबसे सही तरीका है। अगर तुम इस सी को इसके अंदर ढाल देते फिर गुणा करते साइन ए सी बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। साइन ए की अगर आप सी से गुणा करेंगे दो कॉन्स्टेंट टर्म की गुणा करने पर कॉन्स्टेंट टर्म ही बनती है ना, तब भी वो सी ही बनता लास्ट में जा करके। अगर मान लो कि आपने सी को अंदर चिपका दिया तो साइन ए सी बन गया, साइन ए गुणा सी एक कॉन्स्टेंट टर्म ही तो है, तो उसको तुम C1 लिख दोगे, है ना, या फिर कुछ और नाम दे दोगे, है तो फिर भी कॉन्स्टेंट टर्म ही है ना, ठीक है। तो चाहे तो तुम इसको अंदर ढालो तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सी को हमेशा लास्ट में ही रखा करो, सबसे अलग थलग। तो ऐसे हमने कर दिया, लॉजिक समझ में आया, क्लियर है, तो ऐसे करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्ट देखो भाई, ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना, हो सकता है कि एक बार में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन जब आप इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज में से तब आपको ये मेथड आसान लगेगा।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स लिखा है ना। अब यहाँ पे टी किसको मानूँ, डी टी क्या आएगा, ये अभी फिलहाल पता नहीं चल रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टेंजेंट एक्स को मैंने साइन एक्स और कोस एक्स के टर्म में लिख लिया ना, ऐसा हो गया। एलसीएम लेता हूँ और सोल्व करता हूँ। जब मैं सोल्व करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, आप सोल्व करके देख लेना, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। अगर मान लो कि मैं साइन एक्स को टी मानता हूँ तो हो जाएगा टी प्लस डी टी, है ना। टी प्लस डी टी होगा ना तो समस्या आएगी। टी गुना डी टी होता ना, टी डी टी, तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास। टी प्लस डी टी का क्या फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे मत कर देना कि यार इसको टी मान लिया डी टी बन गया, ऐसे मत कर देना, क्योंकि प्लस में है ना। मैंने क्या बताया था कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव गुणा में हो या फिर भाग में हो तब काम चलता है। यहाँ पे प्लस में हो रहा है तो काम नहीं चलेगा, दिक्कत देगा। तो अब क्या करें, तो एक काम करो, नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स है ना, ऊपर भी तुम एक काम करो, ऊपर भी है ना, तुम कोस एक्स प्लस साइन एक्स बनाने की कोशिश करो। कैसे, समझाता हूँ। ऊपर कोस एक्स तो है ही, तो एक काम करो, साइन एक्स को जोड़ दो, साइन एक्स को घटा दो, ठीक है, और कोस एक्स को भी जोड़ दो। तो ऐसे कैसे, समझाता हूँ भैया, समझाता हूँ, समझो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ में आएगा तुमको। मैंने क्या किया, साइन एक्स को जोड़ा, साइन एक्स को घटाया, है ना, कोस एक्स को भी जोड़ दिया। अब कहेंगे सर अगर आप कोस एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो 2 कोस एक्स होना चाहिए, तब आप कोस एक्स को जोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोस एक्स को जोड़ दिया तो ये तो बेसिकली 2 कोस एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे तो कोस एक्स है, तो कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड भी कर दो। समझो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको वापस से काटा पिटाई करेंगे तो यही बनेगा। समझो, साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, ऊपर बनेगा 2 कोस एक्स, 2 को मैंने डिवाइड में रख लिया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट के सेम टू सेम यही चीज़ बनेगी। अब ऐसा किया क्यों है, उसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। मैंने बेसिकली किया क्या है पहले वो समझ लो। मैंने क्या किया है, कोस एक्स को जोड़ के साइन एक्स को घटा दिया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को मैंने ऐड कर दिया बेसिकली ऊपर वाले में। ऐसा क्यों किया, उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, कोस एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो इसके ही भाग में है, और कोस एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो इसके ही भाग में है। तो दोनों को अलग अलग करके लिखता हूँ। कोस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर मैं इसके भाग में लिखूंगा तो ये तो बन जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, और कोस एक्स प्लस साइन एक्स को इसके भाग में लिखूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब ऐसा किया क्यों वो समझो, ऐसा मैंने किया क्यों है वो समझ लो आप। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो अगर मैं नीचे वाले को टी मानता हूँ तो ऊपर वाला जो है वो उसका डी टी बनेगा, और डी टी अपॉन टी यानी कि 1/t इंटू डी टी उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझे, इसको आप रफ कॉपी पे सोल्व कर लीजिएगा, या रफ कॉपी में मत करो, चाहिए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो। हमने क्या किया बेसिकली, हमने बेसिकली इसको टी मानना है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कोस एक्स, बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स के। तो कुछ ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा बेटा। तो अगर आप नोटिस करें तो ये टी है और ऊपर वाली जो चीज़ है वो हमारी क्या है, डी टी है। डी टी अपॉन टी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है सर जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा जी, इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी में इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी, ये कुछ ऐसा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो सोल्व करते हैं, 1/2 एक्स डी एक्स प्लस में 1/t के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर जी हमारे पास 1/t है ना, ये होता है हमारे पास log t, है ना। अब प्लस सी तो लास्ट में लगाना है, प्लस सी सबसे अलग से अलग लगाना है, प्लस सी तो लास्ट में लगे। तो इसका आंसर आ गया 1/2 एक्स डी एक्स प्लस में log t, किसको माना था मैंने, t माना था मैंने कोस एक्स प्लस साइन एक्स को, तो ये कुछ ऐसा हो गया। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर नई चीज़ क्या सीखने को मिली, यहाँ पर नई चीज़ ये सीखने को मिली कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पता नहीं चल पा रहा कि यार टी किसको मानो डी टी किसको मानो, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे हमने देखा कि यार अगर मैं एक काम कर दूँ, इस ऊपर वाले में साइन एक्स को जोड़ दूँ, साइन एक्स को घटा दूँ और कोस एक्स को जोड़ दूँ, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा,
है ना। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ तक जाना हमें, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा भाई। जैसे आप बार बार इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे ऊपर क्या जोड़ना चाहिए, नीचे क्या जोड़ना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है कि यार आपको अगर ऐसा दिख जाए तो आपको ऐसा करना है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि यार इसको अगर मैं ऐसे करूँगा ना, ऐसे करूँगा, तब आगे जाके सिंप्लीफाई करने पर टी और डी टी वाला तरीका बनेगा। अपने आप ही पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम्पल आपके थोड़े हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन मानिए एक्सरसाइज जब आप सोल्व करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक है, तो बस इसको मैंने टी माना, ये डी बन गया, सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। एक नई चीज़ और हमें सीखने को मिली, जो सी है ना उसको सबसे लास्ट में लगाना तुम। अगर तुम इसके साथ C1 लगाओगे, इसके साथ C2 लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में करके है, वैसा नहीं करना तुमको। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ इसका, और सी जो है ना उसको सबसे अलग रखो, सबसे अलग, सी को सबसे अलग रखो, फिर लास्ट में सोल्व कर लो। हो गया, हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गई। अगर तुम इसके साथ सी चिपकाओगे, जैसे एक्स, जैसे हमारा ये था 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x प्लस सी, है ना, इसका होता है हमारे पास log t प्लस सी। तो c प्लस सी करोगे, फिर 2c बनाओगे, फिर 2c को वापस से c1 लिखोगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि c को सबसे अलग थलग रखा करो। तो बस इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक ने भी यही आंसर दे रखा है, बस वहाँ पे सी को कुछ और लिखा होगा। दिखाऊं, देखो भाई, आपके एनसीईआरटी बुक वालों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे C1/2 प्लस में C1/2 C2/2 ऐसे कर रखा है, खिचड़ी बना रखी है ना। और फिर इसको बाद में जाके सी ही बनाया इन्होंने। मैंने बताया ना कि दो कांस्टेंट टर्म को अगर आप जोड़ेंगे तो कांस्टेंट टर्म ही बनेगी, बाद में जाके इन्होंने सी ही बनाया, लेकिन खिचड़ी बना दी ना यहाँ पे। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सी को सबसे लास्ट में चिपकाओ, सी को सबसे अलग थलग रखो, सीधी सी बात ये है। फॉर्मूले लगाओ लेकिन सी को सबसे अलग थलग रखो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, हमने सी को सबसे लास्ट में रखा भैया, किसी के साथ गुणा भाग कुछ नहीं करी, सबसे लास्ट में रखा। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे करना है, समझ में आ गई। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अच्छा, इससे आप फॉर्मूले भी तैयार कर सकते हो, है ना। फॉर्मूले कैसे, फॉर्मूले आपको मैं लिखवा देता हूँ, फॉर्मूले का यूज आपकी एक्सरसाइज में ही होगा, मैं लिखवा देता हूँ बेटा। फॉर्मूले कैसे कह रहा हूँ वो समझो, ट्रिक्स हैं बेसिकली, फॉर्मूले नहीं है, ट्रिक्स हैं। अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख जाए कि भाई नीचे तो है एफ ऑफ एक्स और ऊपर हमारे पास एफ डैश एक्स, है ना। तो तब अगर तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मैथ लगाओगे ना, तो सब्स्टिट्यूशन मैथ लगाने के बाद जब तुम सोल्व करोगे तो पक्की बात है कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ऐसा ही आएगा, 100% पक्की बात है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है ना, तो उसका इंटीग्रेशन करने पर हमेशा यही आंसर आता है। सब्स्टिट्यूशन मैथ लगा के करोगे ना तो यही आंसर आएगा, पक्की बात है, चाहे तुम करके देख लो, करके दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मैथ यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस एफ एक्स को टी मान लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इस तरफ ले आएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है log t प्लस सी। इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा log एफ एक्स प्लस सी, तो मैंने तो ये लिखवाया। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको डायरेक्टली तुम ट्रिक की तरह, फॉर्मूले की तरह याद रख लोगे ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कहीं पर भी अगर तुम्हें ऐसा दिख जाए कि भाई ऊपर तो एफ डैश एक्स है, नीचे एफ एक्स है, ठीक है ना, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा ये होता है। जैसे तुम्हें इस क्वेश्चन में दिख गया था, यहाँ पे अगर मैं ट्रिक लगाता तो और आसान पड़ जाता। ऊपर क्या था हमारा एफ डैश एक्स था, नीचे क्या था एफ एक्स था। एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स मिल जाए ना कहीं पर, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, log एफ एक्स प्लस सी आता है, और यहाँ पे log एफ एक्स प्लस सी ही आया था, मॉडल्स लगा देना बस ये। ठीक है ना, log एफ एक्स प्लस सी ही तो आया था, है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखो, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रख लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, और भी लिखवा देता हूँ, दो फॉर्मूले और हैं, तो दूसरा फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। तो जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर तो लिखा हुआ है आपका एफ डैश एक्स, नीचे लिखा आपका रूट एफ एक्स। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा ही आएगा 2√f(x + c), पक्की बात है। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मैथ लगा करके इसको प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको किया था। ठीक है ना, करके दिखा देता हूँ प्रूफ इसको। जैसे मान लो कि मैंने एफ एक्स को टी मान लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t की पावर 1/2 dt। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में t की पावर n। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास -1 अपॉन में n-1, n-1, कुछ ऐसे,
गुणा में fx की पावर n-1, ऐसे तो होता था, अब प्लस सी लगाना है ही। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगा भैया, चाहे करके देख लो। यहाँ पे -1/2 बनेगा, माइनस माइनस कटेगा, ऊपर जाएगा 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगा, fx की पावर -1/2 बनेगा, ऊपर जाके क्या बनेगा, fx की पावर 1/2, fx की पावर 1/2 यानी कि fx का रूट, तो कुछ ऐसा ही बनेगा भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए ना कि यार ऊपर तो f' लिखा हुआ और नीचे रूट fx लिखा है, तो उसका तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से अच्छा क्या है कि तुम डायरेक्टली ये ट्रिक लगा लो, क्योंकि ये ट्रिक भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनी है, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला और लिख लो, है ना। इन तीनों फॉर्मूलों को याद रख लोगे ना तो तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए fx की पावर n f'(x), ऐसा कहीं पर दिख जाए ना, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है fx की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, ठीक है। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकला है। तो ये तीन फॉर्मूले अगर आप याद रख लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से जल्दी बन जाएंगे। अगर आप ये तीन फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तब भी क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन तब भी बन गया था ना भाई। अगर तीन फॉर्मूले याद नहीं होते तब भी ये क्वेश्चन बन जाना था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला याद होता तो ये जल्दी बन जाता, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली बन जाता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपकी अगली एक्सरसाइज में भी काम आएंगे, 7.3 7.4 में भी ये फॉर्मूले काम आएंगे, तो इनको आप याद रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, है ना। अब इसकी एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा, पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा, फिर उसको देख लीजिएगा जैसे मैं करूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको नए मेथड सीखने को मिलेंगे ना। तो इसकी एक्सरसाइज वाली वीडियो जो आएगी, जो कल आएगी, उसको आप जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको नए पर्सपेक्टिव सीखने को मिलेंगे और वहाँ से फिर आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।